संसद पढ़ रहे थे हम। संसद में हम साधारण बहुमत की बात, साधारण विधेयक की बात कर रहे थे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं धन विधेयक के बारे में। फिर हम बात करेंगे वित्त विधेयक। फिर हम बात करेंगे अरे फिर से कह रहा हूँ, बात मत करो रे। एक तो तुम्हें बीच में कई बार तुम क्लास स्किप कर देते हो, और ऊपर से ये पॉलिटिकल, मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। इसलिए ध्यान रखना आपको हर एक चीज पे, वरना कुछ भी नहीं रहेगा, पता है, ध्यान रखना थोड़ा। साधारण विधेयक की बात करें तो साधारण विधेयक को लेकर के लोकसभा राज्यसभा की दोनों की समान शक्तियां नजर आती है तुम्हें। एक जगह समान शक्ति वहां दिखाई नहीं देती जहां हम बात करते हैं कि लोकसभा जो है अपने अनुरूप ही चीजों को पास करवा लेता है, संयुक्त बैठक होती है जो, है ना। जैसे साधारण विधेयक की बात करें, लोकसभा द्वारा पारित जो है, राज्यसभा ने क्या कर लिया, उसको हमने पारित करने की जो प्रक्रिया है उसको देखा था। 3 चरणों में होता है वो। पहले चरण के अंदर उसको रखा जाता है, उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। दूसरे चरण में उसके ऊपर बहस होती है, उसकी बारीकी से जांच की जाती है ना। संशोधन भी किया जा सकता है, समिति बनाई जा सकती है संयुक्त रूप से, या फिर प्रवर समिति, है ना, जांच करने के लिए। तीसरा जो चरण होता है उसके अंदर मतदान किया जाता है, मत होता है, मत दिया जाता है। जैसे पारित हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन भी सेम 3 चरणों से गुजारेगा उसको, और उसके बाद में वो किसके पास चला जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की यदि बात करें तो राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां रहती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली कि अच्छा दोनों के बीच में गतिरोध होगा तो संयुक्त बैठक हो जाएगी। पर राष्ट्रपति अब क्या करेगा, जैसे ही दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो आगे अनुच्छेद 111 आएगा। कौन सा? 111, याद रखना, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद याद करने के लिए तुम्हें, मतलब जहां जहां जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनको याद करना ही पड़ेगा, लिख लिख के याद करो, चाहे कैसे ही करो। और एक चीज और बता दूं कि संघ की कार्यपालिका जब तुम पढ़ते हो और फिर राज्य की कार्यपालिका पढ़ते हो, दोनों की चीज सेम है। अनुच्छेद थोड़े से बिखरे हुए मिलेंगे आपको, बाकी चीजें सेम रहती है। याद करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। कुछ दूरी तय करनी है आपको, वही बात है ना। बाकी दूरी वो अपने आप ही तय कर लेंगे। मतलब राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका दोनों सेम होगी ना, इसका मतलब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। साधारण विधेयक जब पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उसके ऊपर जाति साइन कर सकते हैं, स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, और राष्ट्रपति स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, और वापस लौटा सकता है। और एक शक्ति और है, पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है, अपने पास ही रख ले उसको। कुछ चीजें होती है, अच्छा अपने पास रखना, ये चलो अलग कंडीशन है। पहले जाएगा इसका मतलब साइन हो जाएगा, तो साइन होते ही वो अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेगा। लेकिन मना कैसे कर सकता है? 2 कंडीशन हो सकती है कि अच्छा संसद सदस्यों द्वारा कोई विधेयक पारित है, मंत्री नहीं है उसके अंदर, तो कई बार हो सकता है कि राष्ट्रपति रोक सकता है उसको। और ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास गया और उधर लोकसभा का विघटन हो गया, तो कई बार राष्ट्रपति देख लेता है कि अच्छा नई लोकसभा का जब गठन होगा तो फिर उसकी सुनेंगे, वो क्या कहता है। यदि उसने बोला तो उसके आधार पे क्या होगा, मतलब साइन कर देगा। यदि उसने बोल दिया कि मना कर दिया तो फिर वो मतलब वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब ये आपको ध्यान में रखना। ये 2 कंडीशन है। तीसरी कंडीशन पुनर्विचार के लिए लौटाना। पुनर्विचार के लिए लौटाने का कारण क्या है, ये शक्ति क्यों है भाई? यदि कोई भी विधेयक है जो वापस गया मंत्रियों के पास, संसद के पास, हम ये बात करें जैसे, यदि उसने ये बोला कि नहीं इसमें कुछ कमी है, कुछ देख लीजिए, उन कमियों को सुधार लीजिए, दोबारा आप भेज दीजिए संशोधन करके, या तो, है ना, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये जनता को बताने के लिए कि इसके अंदर वाकई कोई कमी थी और मैंने अवगत करवाया था, लेकिन
अब दूसरी शक्ति मेरे पास नहीं है क्योंकि साइन करना ही पड़ेगा। अब जो मेरे पास विधेयक आएगा, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि कंपलसरी है, उसके लिए साइन करना है, बाध्यकारी है वो। लेकिन जाएगा तो कम से कम वो क्या होगा, उसके ऊपर यदि कुछ संशोधन हुआ और उसके बाद गया तो भी साइन करना होगा। यदि उसने एज इट इज उसको सेम टू सेम वापस भेज दिया, कुछ भी संशोधन नहीं किया, तो भी साइन करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? मतलब ये होता है कि सिर्फ ये देरी करवाई जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई विधेयक जो है वो 2 महीने के लिए रोक के रख सकते हैं, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं है इसके लिए। ऐसा हो सकता है, वापस लौटाएगा, आएगा इतने में, हो सकता है महीना भर चला जाए। इसके अलावा क्या हो सकता है? वो एक संजय दत्त का सॉन्ग है, आखिर में तुम्हें आना ही होगा, है ना? तो वही कंडीशन है, भले ही तुम मतलब दुश्मन तो नहीं हो लेकिन अपने हो तो मतलब मनाना ही पड़ेगा, है ना? और कंडीशन ये है कि आखिर में मनाना ही पड़ता है और उस आधार पे साइन करना ही होता है। तो कंडीशन यही होती। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि पुनर्विचार के पश्चात जो भी विधेयक जाएगा उसके ऊपर साइन करना ही होगा। अरे बात समझें। एक कंडीशन और, वीटो ले सकते हैं, पॉकेट वीटो मतलब, है ना? पॉकेट वीटो का यदि बात करें तो संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है कि साइन कितने टाइम में करना है। नहीं मतलब समय दिया हुआ, इसका मतलब उसने जेब में डाल के रख लिया। अब उसमें ये बताया तो है नहीं कि कितने समय के अंदर साइन करना है। राष्ट्रपति जेब में रख सकता है उसको, पॉकेट वीटो का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो सामने बैठे बैठे देख रहे हैं। कई बार बोलते हैं ना आपको काम करने के लिए, तो कहते हो वो एक कहावत सुनी होगी, कहना मोड़ना नहीं, डका तोड़ना नहीं। वो वाली राष्ट्रपति प्रक्रिया का यूज कर सकते हैं। आपको कभी काम के लिए बोला जाता है हाँ करता हूँ, फिर बोलते हैं हाँ करता हूँ, भी करता हूँ, मना नहीं करते तुम। इससे अच्छा मना कर दो तो बढ़िया है ना। मना नहीं कर रहे, काम भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन राष्ट्रपति यूज कर सकते हैं। और ऐसा 1-2 बार हुआ भी है। 1986 के अंदर एक शायद डाक विभाग से रिलेटेड था वो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति ने, यानी जैल सिंह रहे थे उस टाइम राष्ट्रपति, उन्होंने ये इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया था। मतलब पॉकेट वीटो यूज कर लिया, पास में रख लिया। अब उसने कुछ बोला ही नहीं तो क्या करेगा बताओ? नहीं बोलेगा, इसका मतलब पास में पड़ा रहेगा। कई लोगों को लगता है कि फिर दोबारा भेज दिया जाए, जब पहले ही वाला जो भेजा है उसको नहीं, दूसरे वाले को जेब में रखने में क्या जोर आता है? सारी बात समझ, इस हिसाब से किया जा सकता है। मतलब वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है साधारण विधेयक को लेकर। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक है जो कि संविधान में संशोधन करना है, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करना है, और जो विशेष बहुमत से होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इससे यदि वो पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जाते ही साइन करेगा ही। और ये कब से हुआ? 1971 से। मैंने कल ही चर्चा की थी। 24वां संशोधन 1971 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने एक नई चीज जोड़ दी और बोला कि राष्ट्रपति के पास जब भी कोई संविधान संशोधन को लेकर के अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई भी विधेयक जाएगा तो उसके ऊपर जाते ही साइन करना ही होगा। ये बाध्यकारी, वापस लौटा ही नहीं सकता, वो देरी नहीं कर सकता इसका मतलब। और 24वां संशोधन अधिनियम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 13(4) में भी कुछ नई चीज ऐड की थी, विधि शब्द को बताते हुए इस प्रकार की चीजें यूज की थी, क्योंकि काफी चीजें मैनिपुलेट हो रखी थी उस टाइम की। विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब साधारण विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है? सरकार बिल्कुल मना कर रही थी। सरकार ने बोला कि जो मूल अधिकार में परिवर्तन करना है वो चीज हम जो कर रहे हैं वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करते हुए कर रहे हैं। और जो 13 में जो विधि बता रखी है उस विधि का मतलब केवल साधारण है, उसको अच्छे से परिभाषित भी कर दिया बाद में। तो इसलिए ताकि अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाए संसद, इस चक्कर में 24वां संशोधन किया था। ये चीज आपको अच्छे से मालूम होगी ना। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्ति साधारण विधेयक को लेकर के। अनुच्छेद कौन सा? 111 याद रख लोगे, अनुच्छेद 111। और हमने साधारण विधेयक की बात की तो इन विधेयकों को रखा जाता है जैसे, तो अनुच्छेद 107 भी याद रखना, 109 भी याद रखना। धन विधेयक परिभाषित करने का जो उल्लेख है अनुच्छेद 110 में है। वित्त विधेयक आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 117 है। एक ना जहां भी तुम लिख रहे हो कुछ चीजें आप ऐड कर लेना। मैंने बताया था आपको कि साइड में थोड़ा सा कॉलम रखना ताकि वहां कुछ चीजें लिख पाओ। जो आप जिस प्रकार की चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हो जो याद नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके अनुच्छेद याद नहीं हो रहे। अनुच्छेद यदि तुम्हें याद है
और बेयर एक्ट यदि किसी ने नहीं खरीदा तो खरीद लेना, अगर कोई डिटेल से पढ़ना चाहता है तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। बेयर एक्ट समझते हो, कल दिखाऊंगा मैं आपको। छोटा मतलब एक संविधान ही है, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी होती है। तो हिंदी समझ नहीं आती आप इंग्लिश पढ़ सकते हो उसके अंदर, है ना, वो चीज़ें होती है। आप अपनी कॉपी के अंदर भी जो जगह पड़ी है, जैसे है ना, ऐसे देखो, यहाँ जगह कुछ छोड़ी नहीं है, वैसी जगह पड़ी है यहाँ पे। आप कोशिश कर सकते हो कि यहाँ आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, उनको आप थोड़ा मतलब हाईलाइट करके लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसी चीज़ कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद भी लिख सकते हो, कोई चीज़ किससे रिलेटेड है, कुछ अनुच्छेद 5-4 अनुच्छेद इसमें लिख लिए, बार बार उसका रिवाइज किया, याद रह जाएगा। मोबाइल कोई बच्चा यूज करता है तो मोबाइल की स्क्रीन पे लगा सकता है उन अनुच्छेद को, 4-5 बार अगर माइंड में आएगा तो बार बार उसको रिकॉल करता रहेगा, ऐसे याद करोगे, और कैसे करोगे, ठीक है। जरूरी है ये याद कर लेना भाई, है ना। चलिए लिखिए, राष्ट्रपति की शक्ति। हेडिंग लगा लो, राष्ट्रपति की शक्ति। देखो, संसद के द्वारा पारित विधेयक, संसद के द्वारा पारित विधेयक अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। आवाज आ रही है उधर से, तुमको बोल दो। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो अधिनियम किसका रूप ग्रहण करेगा, सॉरी विधेयक किसका रूप ग्रहण करेगा, अधिनियम का। वो पहले क्या रहता है, विधेयक है, जब तक उस पर साइन नहीं करेगा अंतिम रूप से तो विधेयक ही बना रहेगा वो। विधेयक, अनुमति से ही विधेयक अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है, अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट लिखो, संसद द्वारा पारित विधेयक, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करता है, पहली कंडीशन है स्वीकृति, प्रदान करता है। दूसरा, स्वीकृति नहीं देता। तीसरा, विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए
वापस लौटाया जा सकता है। वापस लौटाया जा सकता है। तथा पुनर्विचार के पश्चात यदि विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के दोबारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो अनुमति के लिए भेजा जाता है तो भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है। यह बाध्यकारी है कि वह उस पर अनुमति दे। वह उस पर अनुमति दे। एक कंडीशन और कौन सी हो सकती है? चौथी कंडीशन क्या है? हाँ, ये भी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो, जिसको हम क्या कहते हैं कि अच्छा वो न तो उसके ऊपर सहमति प्रदान करता है और ना ही वो मना करता है। मतलब कंडीशन दोनों ही है, वो मना भी नहीं कर रहा, सहमति भी नहीं दे रहा। इस कंडीशन में वो अपने पास उसको सुरक्षित रख सकता है, पड़ा रहेगा इसका मतलब। लिखो, चौथी कंडीशन थी शायद ये ना। देखो, राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर सहमति प्रदान करता है तथा ना ही सहमति देने से इनकार करता है। अर्थात राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर सहमति प्रदान करता है तथा ना ही सहमति देने से इनकार करता है। अर्थात विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। सुरक्षित रख लेता है।
आगे हम बात करेंगे धन विधेयक। धन विधेयक क्या है, पहले आपको ये देखना होगा। धन विधेयक किसको कहा जाता है? धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है, धन विधेयक को परिभाषित किया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है धन विधेयक? ये लिखा है बच्चा, राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वह उस पर अनुमति दे। क्या होता है धन विधेयक? धन होता है, कर होता है ना, कर, टैक्स समझते हो? ठीक है, कर लगाना, कर को हटाना और उसकी मात्रा में कमी करना, ये हो सकता है। कोई धन उधार लेना भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। कोई व्यय जो है भारत की संचित निधि पे भारित करना, मतलब उस घोषित कर देना, ये भी किस में आएगा? धन विधेयक में आएगा। ये सारी चीजें जो है धन विधेयक के अकॉर्डिंग देखी जाती है। वित्त विधेयक थोड़ा व्यापक होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले लिखो धन विधेयक। साधारण विधेयक समझ आया क्या तुम्हें? लिखो धन विधेयक। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 एक के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्या हुआ? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तथा यह निर्धारित किया है कि कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें निम्न बातें विद्यमान हैं। निम्न बातें विद्यमान हैं, लिखिए जरा कौन कौन सी बातें। लिखो, किसी कर का अधिरोपण करना, पहला पॉइंट लिखना। किसी कर का अधिरोपण करना, अधिरोपण करने का मतलब होता है लगाना। दूसरा, उत्साधन करना, उत्साधन करने का मतलब हटाना। तीसरा, परिहार, परिहार मतलब मात्रा में कमी करना, परिवर्तन करना, कमी करना, मात्रा में कमी की जा सकती है, परिहार करना। परिवर्तन करना एक ही बात है, तो कमी कर दी इसका मतलब विनियमन कर देना, है ना। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा लिखो, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना।
भारत सरकार उधार लेती है धन, इको में पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट लिखो, भारत की संचित निधि होती है एक तो, एक आकस्मिक निधि होती है, उसकी अभिरक्षा करना, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, पैसा निकालना, उसमें पैसा वापस डालना, ये सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग आती है। लिखो जरा, नेक्स्ट लिखो, देखो भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करना तथा ऐसी निधि या निधियों से, ऐसी निधि से धन निकालना व धन डालना। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करना तथा धन निकालना या फिर डालना, मतलब धन जमा करना और धन निकालना एक ही बात है। अच्छा, धन निकालना तो एक कंडीशन होगी इसमें, विनियोग करना ना, या करके इसको लिखना धन जमा करना, ठीक है। कोई बात नहीं, तो सही भी मैं ही करवाऊंगा, ठीक है, और यही करवाऊंगा। चौथा पॉइंट लिखो, भारत की संचित निधि से, यहां लिख सकते हो ये बात जो अभी मैंने क्या मिस्टेक की है थोड़ी। देखो, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, धन का विनियोग करना, विनियोग क्या होता है? निवेश करना, ठीक है। आर्टिकल विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक आएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। तो वित्त से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण होता है अनुच्छेद 112 में, क्योंकि बजट नहीं है कहीं लिखा हुआ संविधान के अंदर। उसके बाद में हम विनियोग विधेयक की बात करते हैं अनुच्छेद 114 के तहत। 500 पॉइंट लिखो, लिखो, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर व्यय घोषित करना, भारत की संचित निधि पर व्यय घोषित करना। अनुच्छेद 109 है जो कि आपको ये बताता है कि धन विधेयक कहां लाया जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में? लोकसभा में, ठीक।
लेकिन किसकी सहमति से? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। इसलिए कि राष्ट्रपति बाद में मना कर सकता है, क्या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, क्या धन विधेयक पे कोई संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल और केवल किस में है? साधारण विधेयक में है। आगे हम वित्त विधेयक भी पढ़ेंगे तो वहां भी है, जो कि वित्त विधेयक उस धन विधेयक से अलग रहेगा। अनुच्छेद 117 वाले की बात करेंगे हम। ठीक है, लिखिए, नेक्स्ट लिखो। कुछ सारी बातें लिखना, कुछ बाध्यकारिता है, कुछ चीजें पहले वाली चीजें सॉरी रिपीट हो सकती है, 2-4 चीजें ना, तो इसका मतलब इसलिए कि आपके नोट्स जो है वो प्रॉपर रूप से बने। ऐसे अगर कोई कहीं से आपको पढ़ना पड़े तो एक जगह सारी चीजें मिल जाए। अब धन विधेयक की बात करें तो वहां पे तुम्हें सारी चीजें मिल जाए, इसलिए 2-4 लाइनें अगर रिपीट हो तो समझौता करना खुद से। ठीक है, देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है या प्रस्तावित किया जाता है, इसलिए प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, लोकसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 110(3) के तहत धन विधेयक को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। निर्धारित करने की बात नहीं करनी किसी ने, प्लीज। निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है वह न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो अंतिम माना जाता है। इसके बाद में कहीं ऐसे नहीं है कि अच्छा इस निर्णय के लिए इस बात को लोग उच्चतम न्यायालय में या न्यायालय में लेके चले जाए, इसका मतलब। ठीक है, तो न्यायालय के अंदर इसकी कोई भी इस प्रकार की सुनवाई नहीं होगी। ये अपने आप में एक बड़ा विशेषाधिकार है। वैसे भी आप अनुच्छेद 122 जब पढ़ते हो तो वहां पता चलेगा संसद की जो जितनी भी तमाम कार्यवाही होती है ना, उसकी जांच न्यायपालिका नहीं करती, क्योंकि शक्ति का पृथक्करण का मतलब ये होता है कि संसद जो काम कर रही है वो संसद अपना अलग कर रही है, न्यायपालिका उसके अंदर बीच बचाव कोई भी किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगी। और अनुच्छेद 121 के तहत न्यायालय के अंदर क्या हो रहा है, संसद में उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 121 में तो ये लिखा हुआ है न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उसकी चर्चा संसद में नहीं करोगे। और अनुच्छेद 122 में लिख दिया कि संसद में किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही होती है उसकी जांच न्यायपालिका नहीं करेगी। फिर भी न्यायपालिका कुछ मामलों में आगे आ रही है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि अच्छा लोकसभा अध्यक्ष ने किसी की नियोग्यता घोषित कर दी है ना, तो उसके लिए हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। मतलब सांसद की यदि नियोग्यता घोषित की जाती है, जैसे दल बदल किसी पे लागू होता है, तो उस आधार पे जा सकते हैं। तो न्यायपालिका कभी बीच में आ जाती है, तो इसलिए कि कोई भी निर्णय है उसका पुनरावलोकन होता है, मतलब उसकी दोबारा समीक्षा की जा सकती है, कोई भी निर्णय होता है उसका। इसलिए वो न्यायपालिका ये मानती है कि इसमें अभी जरूरी है कि इसकी जांच हम भी करें।
पर संविधान ने ऐसा नहीं बोला, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात समझ आई क्या? 107 समझ आ गया, 108 भी समझ आ गया। क्या लिखा हुआ है 107 में और 108 में? सौ से शुरू कर लें। अनुच्छेद 101 में आपने पढ़ा था ना कि पद की रिक्तता कैसे होगी, मतलब 2 सदनों का सदस्य बन जाता है एक साथ, इस प्रकार की चीजें हमने बात की थी। फिर किसी को हटाना होता है, अनुच्छेद 102 के तहत पढ़ते हैं हम। 103 के तहत क्या होता है? हटाने को लेकर जो निर्णय देगा, निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। किसके परामर्श पे? हाँ, यहाँ पे मंत्रिपरिषद मत करना, 74 के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पे। 103 थोड़ा ध्यान रखना। अनुच्छेद 104 कुछ अलग बात कह रहा है, वो अनुच्छेद 100 जब आप पढ़ते हो और वहाँ गणपूर्ति का मामला रहता है, और एक अनुच्छेद 99 होता है ना, 99 के तहत आपने देखा होगा कि शपथ ली जाती है सदस्यों के द्वारा, उसके बाद ही सदन में बैठा जाता है। तो 104 में इस प्रकार की बातें की हुई है कि अच्छा, यदि कोई व्यक्ति कोई शपथ ग्रहण नहीं करता के बावजूद आकर के सदन में उपस्थित होता है, मतदान भी कर सकता है, तो उसके ऊपर लगभग ये 500 रुपये की जुर्माना राशि लगती है। 104 में इस प्रकार की बातें, मतलब बाधित किया उसको इस प्रकार से बैठने के लिए। तो पहले आपको सदस्य तो बनो, शपथ तो लो, तब आओ यहाँ पे। 105 आपको पता है, अनुच्छेद 105 सांसद जो है, संसद के सदस्य जो है, समितियां जो है, उनकी यदि बात करें तो उनके लिए विशेषाधिकार है। अब विशेषाधिकार का मतलब मैंने बताया था, अनुच्छेद 19 में जो हमें अधिकार दे रखे हैं, विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, कई ज्यादा अधिकार दे रखे हैं अनुच्छेद 105 में उन सांसदों को। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, वैसे रैंडम याद रख लेना। अनुच्छेद 106 में वेतन भत्ते, सांसदों के जो वेतन वगैरह है उनके बारे में, मतलब जो भी लोकसभा राज्यसभा के है ना, संसद के जो सदस्य है उनकी बात करो। 107 आपने यहाँ से पढ़ा कि 107 में क्या दिया हुआ है? साधारण विधेयक को लोकसभा व राज्यसभा में कहीं भी पेश कर सकते हो, ये कंडीशन है। 108 आपने संयुक्त बैठक देखी। 109 में धन विधेयक, और धन विधेयक कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। 110 जो है वो परिभाषित करता है कि धन विधेयक का मतलब क्या होता है, और 111 आपको पता है कि साधारण विधेयक को लेकर के कोई अनुमति देनी होती है, वो राष्ट्रपति की शक्ति है। यहाँ तक हमने बात की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वो वित्त से संबंधित मामले आ जाते हैं अनुच्छेद 112 से, ये कंडीशन है, यहाँ थोड़ा सा याद रखना आप। अच्छा, धन विधेयक कौन पेश करता है, ये इंपॉर्टेंट बात, ये लिखवाया नहीं मैंने आपको। धन विधेयक को पेश करने की जो शक्ति है वो किस सदस्यों के पास है? केवल और केवल लोकसभा सदस्य नहीं, मंत्री परिषद, मंत्रियों के पास है ये अधिकार, ठीक है, ये ध्यान रखना। लिख लो, ये लास्ट लाइन लिखो जरा, इस पॉइंट की लिखो। देखो, एक धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है, लिखो, धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है। धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है। धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है। अच्छा, सरकारी विधेयक किसके द्वारा रखा जाता है? आपने सरकारी गैर सरकारी दोनों पढ़े थे। मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा या मंत्री परिषद द्वारा, ऐसे कह सकते हैं ना। देखो, धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है, अर्थात यह मंत्री परिषद के किसी सदस्य के द्वारा रखा जाता है, अर्थात यह धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है। देख लिया, धन विधेयक एक सरकारी विधेयक होता है, अर्थात यह मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है, अर्थात यह मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। इस पे राज्यसभा की स्थिति लिख लेना। ज्यादा मत लिखना, बस इतना लिख लेना कि राज्यसभा जो है वो कितने टाइम तक रोक सकती है। राज्यसभा की स्थिति,
लिखो, यह सदन केवल 14 दिनों की सिफारिश के लिए रोक सकता है। आगे राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? इसमें लिखो जरा, राष्ट्रपति क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, इसका मतलब, क्योंकि वो पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति से ही आता है, धन विधेयक को मना नहीं करेगा, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। और धन विधेयक पे कोई संयुक्त बैठक भी होगी या नहीं होगी? गतिरोध कैसा है ना, 14 दिन के लिए रोकेगा, उसके बाद में लोकसभा के अनुरूप ही वो पास हो जाएगा। लिखो राष्ट्रपति की स्थिति, लिखो राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। नेक्स्ट लिखो, यह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाया जाता है। पूर्व सहमति से ही लाया जाता है। अच्छा, बाई चांस ये समझ लो कि बहुत जल्दबाजी में धन विधेयक लेके आ गए, राष्ट्रपति से सहमति नहीं ली और पास भी हो गया, तो क्या उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति क्या मना कर देगा? इस आधार पे वो मना नहीं कर सकता, ध्यान रखना। ये उसके लिए ऐसे मान सकते हैं कि वो कंपलसरी है कि वो जाके साइन कर देगा, जाते ही साइन कर देगा, इसका मतलब, ठीक है। तो बाई चांस, अगर ऐसे याद रख लेना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाई चांस यदि राष्ट्रपति द्वारा उस पर सहमति नहीं दी गई है, उसके बाद में वो क्या मतलब धन विधेयक लेकर के आ रहे हैं, और जैसे ही धन विधेयक दोनों से पास हो गया तो राष्ट्रपति जाते क्या कर देगा? साइन कर देगा। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्या हुआ? रिपीट करना ऐसे ही। अच्छा, धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर अगर देखना हो तो बता सकते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सारी चीजें देख रखी है ऑलरेडी। साधारण विधेयक और धन विधेयक में कोई एक अंतर बता दो। पहली कंडीशन तो ये लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, पहली कंडीशन ये। दूसरी, धन विधेयक पे कोई संयुक्त बैठक नहीं होती और साधारण विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और धन विधेयक जो है वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता क्योंकि वो पूर्व सहमति से आता है, और साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। इतनी चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये, हाँ, राज्यसभा क्या कर सकता है? हाँ, साधारण विधेयक को यदि बात करें तो राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 महीने के बाद में गतिरोध होगा, 108 का पालन होगा। और धन विधेयक को ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक, मतलब धन विधेयक जो है उसके अंदर लोकसभा की शक्ति ज्यादा है, ये अपने आप में ध्यान रखना। साधारण विधेयक में भी है वैसे तो, संविधान संशोधन और साधारण विधेयक की कंपैरिजन करेंगे जब तो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, वित्त विधेयक।
लिखो वित्त विधेयक। तीसरा था ये, साधारण हो गया, धन हो गया, वित्त हो गया। तुम दोनों को मेरे को लगता है दूर दूर बिठाना पड़ेगा, बीच में कोई किसी, कल यही करने वाला हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जरूरी है ना, तुम अलग ही राग लाते हो बीच बीच में, क्या चल रहा है? पढ़ लो, एग्जाम नजदीक है, कल आपका टेस्ट भी है या नहीं है? सीईटी का भी है, आरएस का भी है, कई टेस्ट होने वाले हैं कल। एसएसजीडी का भी है, रीट का भी है, सेकंड का भी है, पशु परिचर का भी है ना। ध्यान नहीं देते आप। लिखो वित्त विधेयक का वित्त विधेयक, ऐसे लिखो, वित्त विधेयक वो विधेयक होते हैं जिनका संबंध राजस्व राजस्व व व्यय से संबंधित होते हैं, व्यय से संबंध रखते हैं, ऐसे लिख लो। देखो वित्त विधेयक वो विधेयक होते हैं जिनका संबंध किससे होता है? राजस्व व व्ययों से। व्यय मतलब जितने भी मतलब खर्च होते हैं उनका संबंध होता है। और खर्च कैसे होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला सारा सारा किससे जुड़ा हुआ है? धन से। धन निकालना है, धन का खर्च करना है, इसका मतलब संचित निधि से। तो ये तमाम सारे कार्य होते हैं, जितने भी जो लोग ये जिन लोगों को सैलरी देनी है ना, उन लोगों के लिए भी धन विधेयक की बहुत नीड होती है, क्योंकि महीने आते ही आपको पता है क्या होता है, सैलरी देनी पड़ेगी, वरना आपको पता है कोई काम ही नहीं हो पाएगा देश के अंदर। बिना सैलरी कोई काम कर लेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब सारी वो चीज़ें हैं, बिना पैसे के काम हो ही नहीं सकती। तो पैसा खर्च तो होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक जो है लिख लो, वित्त विधेयक 3 प्रकार के। एक तो आपने पढ़ लिया, कौन सा? धन विधेयक। एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। वित्त ही होते हैं दोनों। ये वित्त विधेयक फर्स्ट होता है, ध्यान रखना। और ये कौन सा होता है? सेकंड होता है। ये धन विधेयक, आपने इसकी परिभाषा कहाँ देखी थी? अनुच्छेद 110 में। यहाँ वित्त विधेयक की बात करें अनुच्छेद 117(1) में, और ये अनुच्छेद 117(3) में। ठीक है, यहाँ से हम कल क्लास शुरू करेंगे। वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक के बारे में। धन विधेयक पढ़ लिया, कल हमें क्या पढ़ना है? वित्त विधेयक। इससे पहले की बातें आपको अच्छे से रैंडम याद होनी चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछूं तो, ठीक है। जो बच्चे कोई नए हैं तो ध्यान रखना भाई, ये शायद 11वीं क्लास है अपनी। इससे पहले क्लास है मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, तो आप वहाँ से लगातार क्लास लगा सकते हो। प्ले लिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पे। और कुछ क्वेश्चन दिया था कल मैंने, क्या क्वेश्चन दिया था?
क्लास थोड़ी लेट होती है तो चेक कर लिया करो, कोई बात नहीं। हैं? कौन सी लोकसभा? 5वीं लोकसभा। इंदिरा गांधी ने किया था, किस लिए किया था? इंदिरा गांधी ने एक 42वां संविधान संशोधन किया था ना, और लोकसभा कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया? 6 वर्ष कर दिया, जिसको वापस कितना वर्ष कर दिया? किसने किया? इसके मतलब जो चीज, एक चीज मिल जाए तो उसके आसपास की सारी कहानी पता होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने 6 वर्ष किया, वापस जनता पार्टी की सरकार बनी, 1977 में मोरारजी देसाई का बने प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने क्या कर दिया? 44वां संशोधन किया, और 5 वर्ष से वापस क्या, सॉरी 6 वर्ष से वापस कितनी कर दी? 5 वर्ष। ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना।